नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में दी 600 करोड़ की सौगात, मनोहर पर्रिकर को भी किया याद। जी हां दोस्तों, गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्मित फोर्ट अगुवाड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और गोवा में नावोरिलम और गैस इंसुलेंस सब स्टेशन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समुद्र को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। आज आप सभी का गोवा की धरती पर यह जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। गोवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिसकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। उन्होंने कहा कि गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की संतलन थी। इसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई। समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला और न भारत अपने गोवा को भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की जांच करेगी एसआईटी, 2 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। शनिवार सुबह 11:40 पर दरबार साहिब पहुंचा था आरोपी, 9 घंटे अंदर रहा। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने अमृतसर बेअदबी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी 2 दिन में पंजाब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। डीसीपी विशेष जांच दल की नेतृत्व करेंगे। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी करने वाला युवक करीब 9 घंटे तक दरबार साहिब में ही रहा। युवक ने सुबह 11:40 पर गोल्डन टेंपल में प्रवेश किया। अभी तक आरोपी युवक की पहचान नहीं हुई है। डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा ने बताया कि उसके पास मोबाइल और कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। पुलिस उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी यह भी कंफर्म नहीं है कि आरोपी यूपी का है या कहीं और का, पर वो नॉन पंजाबी है। उस पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। रंधावा ने कहा कि आने वाले 2 दिन में मारे गए युवक की पहचान का पता लगा लिया जाएगा। दरबार साहिब के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। एक टीम को बाजारों में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए लगा दिया गया है ताकि आरोपी की मूवमेंट का पता चल सके। अगर वह ट्रेन से भी अमृतसर आया है तो भी उसकी पूरी जानकारी हासिल कर ली जाएगी, लेकिन इसमें 2 दिन का समय उन्हें चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में पैर पसार रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 145 हुई। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रविवार को गुजरात में 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 2 नए मामले सामने आने के बाद पूरे देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ब्रिटेन से हाल ही में गुजरात आया 45 वर्षीय एक प्रवासी भारतीय और एक किशोर कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। दोस्तों अधिकारी ने बताया कि ब्रिटेन से 15 दिसंबर को आने के बाद प्रवासी भारतीय की यहां अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जिसमें उसके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। आनंद जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एम.टी. छारी ने कहा कि व्यक्ति का नमूना बाद में ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमित पाया गया। डॉक्टर छारी ने बताया कि उसे अहमदाबाद से राज्य के आनंद शहर जाना था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उसे हवाई अड्डे के अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कपूरथला में जिसे भीड़ ने पीट पीट कर मारा वह चोरी करने गया था, अब मर्डर का केस दर्ज करेगी पुलिस। जी हां दोस्तों, कपूरथला में भीड़ के हाथों मारा गया युवक बेअदबी नहीं बल्कि चोरी करने आया था। पंजाब पुलिस ने यह खुलासा किया है। कपूरथला के एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खक ने कहा कि अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि युवक चोरी करने आया था, बेअदबी की कोशिश हुई ही नहीं, इसलिए जिन लोगों ने युवक को मारा है उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा।
जाएगा। युवक की हत्या के बाद एसएसपी खक ने कहा कि यहां आकर हमें पता चला कि निजामपुर मोड़ पर बने गुरुद्वारे के प्रबंधक बाबा अमरदीप सिंह ने रविवार सुबह 4 बजे आकर इसे देखा। गुरुद्वारे में बाहरी राज्यों के 2 सेवादार भी रखे गए हैं। जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि चोरी के लिए आया युवक बाहरी व्यक्ति है। उन्होंने अपने सेवादारों को कहकर उस युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट कर पूछताछ की गई। एसएसपी ने कहा कि वह मौके पर पहुंचे और देखा कि गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब ऊपर की मंजिल पर है, नीचे रहने के लिए कमरे बने हैं। इस युवक को भी उन्होंने नीचे के कमरे में बंद कर रखा था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधकों से दोबारा पूछताछ की तो बताया कि आरोपी युवक ने जो जैकेट पहनी हुई थी वह उनके सेवादारों की थी। शायद वह जैकेट चोरी करके ले जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटी छापों के बाद बोले अखिलेश यादव, टेप हो रहे हैं हमारे फोन, हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रविवार को भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। दोबारा छापेमारी को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टेप करवा रही है। वहीं मुख्यमंत्री खुद हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने ओएसडी रहे जनेंद्र उर्फ नीटू यादव समेत करीबी नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी से भड़के सपा मुखिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अनुपयोगी सरकार कर भी क्या सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए यूपी प्लस योगी नारे पर यानी कि उपयोगी पर अखिलेश ने यह चुटकी लेते हुए सीएम योगी को अनुपयोगी करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी फोन कॉल्स को सुना जा रहा है, सपा कार्यालय के सारे फोन सुने जा रहे हैं, सीएम खुद शाम को कुछ रिकॉर्डिंग्स खुद सुन रहे हैं। आप अगर हमसे संपर्क करें तो समझ ले आपकी बात भी सुनी जा रही है। सोचिए यह सरकार कितनी अनुपयोगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी, महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद दूसरी पार्टियों को सता रहा है हार का डर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। इन चुनाव के लिए वो प्रदेश की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र भी जारी किया है। वहीं आज रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की, तभी जाकर अब सब पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब से मुझे प्रभारी बनाया तब से मैं लोगों से मिल रही हूं। उन्नाव में जब लड़की का रेप हुआ, उसे जलाया गया, तब मैं उसके घर गई थी। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ, परिवार को उनका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। जहां भी मैं गई यही देखा कि महिला पर अत्याचार हुआ है। जब मैं गिरफ्तार हुई तब मैं बहुत लड़ी, 2 पुलिसकर्मी मुझसे भी बहुत लड़ी, लेकिन उन्हें देखकर मैंने उनसे बात की, तब पता चला कि उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि जितने घंटे वो काम करती है उस हिसाब से वेतन नहीं दिया जाता। इसलिए मैं बस यही कहकर आपको समझा सकती हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो आप सबको भी अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू लेबर कोड, हफ्ते में 2 के बजाय 3 दिन मिलेगी छुट्टी। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक लागू हो सकते हैं 4 लेबर कोड। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा यानी कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर 4 लेबर कोड को अगले वित्त वर्ष 2022-23 तक लागू किए जाने की संभावना है। यह जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के ड्राफ्ट रूल्स को तैयार कर लिया है। दोस्तों, केंद्र ने इन कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि लेबर समवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने कहा कि 4 लेबर कोड के अगले वित्त वर्ष तक लागू होने की पूरी संभावना है। अधिकारी ने कहा है कि 4 लेबर कोड के अगले वित्त वर्ष 2022-23 में लागू होने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, नए ड्राफ्ट कानून में रोजाना कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। हालांकि सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, जबकि 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम करना होगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों कहा जा सकता है कि इस कानून के लागू होने पर कर्मचारियों को 1 या 2 दिन के बजाय सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी भी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बच्चों को गुस्सेल बना रहे हैं ऑनलाइन गेम्स, किसी ने भाई को मार डाला तो कोई परिवार वालों का चेहरा भूला। राजस्थान में रोज ऐसी 250 से ज्यादा शिकायतें मिल रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑनलाइन गेम एक दीमक की तरह है जो हमारे बच्चों को खाए जा रहा है। राजस्थान के नागौर में 15 साल के लड़के को ऑनलाइन गेम फ्री फायर की ऐसी लत लगी कि वह परिवार वालों पर ही आक्रामक हो गया। पिता ने मोबाइल देने से इनकार किया तो उन्हें कमरे में बंद कर खूब हंगामा किया। नागौर में ही इस गेम के चक्कर में एक लड़का कर्ज के दलदल में ऐसा धंसा कि उसने पैसों के लिए अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। चूरू का नाबालिग तो गेम के चक्कर में सबको भूल बैठा। उसे न परिवार वालों का ख्याल रहा न अपनी सेहत का। हालत बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। ये तो कुछ उदाहरण भर है। राजस्थान में बच्चे मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। प्रदेश में इस तरह के रोज 200 से 250 शिकायतें पुलिस को मिल रही है। 10 से 12 बच्चे रोज घर छोड़ रहे हैं। ऑनलाइन गेम किस तरह बच्चों को अग्रेसिव बना रहा है, यह हमारे समाज और देश के लिए एक बेहद ही चिंता का विषय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेटीएम लाया नई सर्विस, किया रेंट पेमेंट फीचर का विस्तार, अब कार और फर्नीचर रेंटल भी है शामिल। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम ने अपने रेंट पेमेंट फीचर के विस्तार की घोषणा कर दी है। मकान किराए के अलावा रेंट पेमेंट फीचर के तहत अब कंपनी ने कार रेंटल, फर्नीचर रेंटल, वेन्यू, केटरिंग, डेकोर, गेस्ट हाउस रेंट और सोसाइटी मेंटेनेंस जैसी कई कैटेगरीज को भी शामिल किया है। यह मकान रेंट, दुकान रेंट, प्रॉपर्टी डिपॉजिट, टोकन मनी और ब्रोकरेज फीस के लिए पहले से मौजूद पेमेंट सॉल्यूशंस के अलावा है। रेंट का पेमेंट सीधे आप बेनिफिशियरी के यूपीआई आईडी पर भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स को डालकर भी बेनिफिशियरी को रेंट भेजा जा सकता है। रेंट चुकाने के लिए कंपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई पेमेंट, पोस्ट पेड और नेट बैंकिंग समेत कई पेमेंट मोड उपलब्ध कराती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की लगातार तीसरी जीत, जापान को 6-0 से रौंदा। जी हां दोस्तों, गत चैंपियन भारत ने रविवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को 6-0 से हरा दिया। इससे भारतीय टीम को राउंड रोबिन चरण के एक भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। हरमनप्रीत सिंह 10वें और 53वें मिनट ने 2 गोल दागे, जबकि दिलप्रीत सिंह ने 23वें, जर्मनप्रीत सिंह ने 34वें, सुमित ने 46वें और शमशेर ने 54वें मिनट में गोल दागे। दोस्तों यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में कोरिया ने भारत को ड्रॉ पर रोक दिया था, लेकिन मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने बांग्लादेश को 9-0 से रौंदकर चीजें बदल दी, जिसके बाद उसने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी हराया और फिर जापान को भी शिकस्त दे दी। भारत पहले ही सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुका है। हालांकि भारत सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। 5 देशों के टूर्नामेंट के राउंड रोबिन चरण के अंत में भारत 10 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर है, जिसके बाद कोरिया 6, जापान 5, पाकिस्तान 2 और मेजबान बांग्लादेश 0 है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने पर या खुश होने पर लगा बैन, नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत की सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे कानून और फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहां के तानाशाह किम जोंग उन ने जनता के हंसने पर ही बैन लगा दिया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मना रहा है, इसलिए अगले 11 दिन तक उत्तरी कोरिया के नागरिकों को शोक मनाना होगा। इस दौरान वह न तो खुश रह सकते हैं और न ही हंस सकते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ पाया गया तो उसे सीधे मौत की सजा होगी। डेली मेल की खबर के मुताबिक किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 1994 से 2011 तक शासन किया था। कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जो इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। इल के बाद उनके तीसरे और सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने देश की कमान संभाली। अब उनके निधन के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के लोगों को 11 दिन का सख्त शोक मनाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोना चांदी हुए महंगे। सोना 39,000 तो चांदी 62,000 रुपए के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 642 रुपए महंगा होकर 48,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस हफ्ते की शुरुआत में सोना 48,109 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी एक बार फिर 62,000 के करीब पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में चांदी 60,941 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहाड़ों से मैदान तक कड़ाके की सर्दी, हिमाचल प्रदेश में बर्फ की चादर, पारा माइनस में, दिल्ली में सीजन का
सबसे ठंडा दिन रहा आज का। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मनाली और दूसरे हिल स्टेशन इस बार व्हाइट क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार हैं। देश भर से आने वाले टूरिस्ट पहली बार अटल टनल रोहतांग के कारण लाहौल की बर्फीली वादियों में भी व्हाइट क्रिसमस मनाएंगे। लाहौल की वादियों में लगातार हिमपात हो रहा है, इससे चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। प्रदेश में 23 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इससे 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन भी बर्फबारी की संभावना बन रही है। मनाली के ज्यादातर होटलों के 60% कमरे बुक हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले सैलानियों की आमद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। टूरिस्ट पैलेस में बर्फ की सफेद चादर बिछते ही होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। वहीं रविवार को दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। यहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रह सकता है। दोस्तों 10 डिग्री से नीचे और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री तापमान होने पर कोल्ड डे मान लिया जाता है। मनाली के करीब 60% होटल इस वक्त पैक हो चुके हैं। अगले हफ्ते तक 80% होटल बुक होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने के लिए 4 महीने से लगा था बीसीसीआई। रिपोर्ट में किया गया दावा। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से विराट कोहली चर्चा में है। T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला करना, वनडे कप्तानी से हटाए जाना और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी ने काफी ध्यान खींचा। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया और कहा गया। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अब दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने का मामला बीसीसीआई के पदाधिकारियों के दिमाग में काफी समय से चल रहा था। विराट कोहली ने अपने वर्कलोड को देखते हुए T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने टेस्ट और वनडे टीमों का नेतृत्व जारी रखने के अपने इरादे को स्पष्ट किया था। बीसीसीआई ने हैरान करते हुए दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट टीम की घोषणा के वक्त रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाने का भी ऐलान कर दिया। बाद में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि कोहली ने T20 कप्तान के रूप में पद नहीं छोड़ने के बीसीसीआई के अनुरोध को ठुकरा दिया था। फिर विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गांगुली के उन दावों का सार्वजनिक रूप से खंडन कर दिया। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्ट सीरीज के लिए 8 दिसंबर को चयन बैठक से 1.5 घंटा पहले मुझसे संपर्क किया गया था। जब मैंने T20 कप्तानी के फैसले की घोषणा की, तब से लेकर 8 दिसंबर तक मुझसे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या। अलापुझा में बीजेपी और सीडीपीआई नेता के मर्डर से तनाव, जिले में धारा 144 हुई लागू। जी हां दोस्तों, केरल के अलापुझा जिले में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या का मामला सामने आया है। अलापुझा में आज तड़के एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। इससे पहले शनिवार रात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के नेता की हत्या हुई थी। पुलिस ने कहा है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी वकील रंजीत श्रीवास्तव के घर में घुसकर उस वक्त हमला किया गया जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। रंजीत ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। एसडीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी के इस शान पर शनिवार रात कुछ लोगों ने हमला किया। शान बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद उन पर चाकुओं से कई वार किए गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। यातायात के दौरान चेकिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही गैर जरूरी तौर पर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल के जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों फरवरी यानी कि 29 दिन की फरवरी कितने सालों के अंतर में आती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 29 दिन की फरवरी कितने सालों के अंतराल के बाद आती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।